हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जो कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यूनिट 1 को कवर अप करेंगे। पूरी यूनिट आज की वीडियो में हम कवर कर देंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर आप रिफ्लेक्टिव लर्निंग को कवर कराइए। ठीक है, तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इसके लिए एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत जो आपको एजुकेशन दी गई है उसका नाम है रिफ्लेक्टिव लर्निंग, मतलब चिंतनशील शिक्षा। यूनिट 1 है। यूनिट 1 का क्या नाम है आप देख सकते हैं। अधिगम किसे कहते हैं? संदर्भगत चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, सर्जनात्मक चिंतन, विचारात्मक चिंतन। जितने भी प्रकार के चिंतन है वो आपको कवर करने हैं और अधिगम क्या होता है ये पढ़ना है। तो देखते हैं अधिगम का क्या अर्थ है। अधिगम का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण के अंतर्गत उसके अंदर परिवर्तन इंगित होता है। मतलब एक व्यक्ति ने अनुभव प्राप्त किया, ठीक है, किसी चीज़ का अभ्यास किया और अब आप उस व्यक्ति को देखेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? आपको उसमें देखने को मिलेगा परिवर्तन, चेंजेस। ठीक है, ये सब हम बाकी उदाहरणों के थ्रू भी देखेंगे। तो प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता है, जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही अधिक उसके जीवन का विकास होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति के अंदर जितनी क्यूरियोसिटी, उत्सुकता होगी किसी चीज़ को सीखने की, उतना ही उसका विकास होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करें, अगर किसी व्यक्ति को गणित के सवाल करना, गणित को सॉल्व करना अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो जितना उसे सॉल्व करेगा उसके मस्तिष्क में उतनी ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। ठीक है, अगर उसे कोई क्यूरियोसिटी है तो। बालक प्रत्येक समय और पृथ्वी किस स्थान पर कुछ ना कुछ देखती और सीखती रहती है। ठीक है, मतलब एक बालक पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक बालक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं सीखता, वो अपने पूरे जीवन में कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण की बात करें तो एक बालक के सामने जलता हुआ दिया रख दिया जाता है और दिया रखते ही वो क्या करेगा? बालक उसकी लौ को पकड़ने की कोशिश करेगा। जिस कोशिश में उसका हाथ जल जाता है, अगली बार जब कभी उसके सामने कोई जलता हुआ दिया रखा तो वह अपना पिछले अनुभव के आधार पर उसकी लौ को पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि लौ पकड़ने से उसको दर्द महसूस होगा। ठीक है, तो बालक को क्या मिला? एक एक्सपीरियंस, अनुभव मिला। पिछली बार जब उसने लौ पकड़ा तो उसका हाथ जल गया, और अगली बार जब उसको आप कह सकते हैं दिया दिखा तो उसने लौ पकड़ने के बजाय अपने हाथ को पीछे कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके पास अनुभव है कि ये करूँगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। अब कुछ परिभाषाएं दी गई हैं अधिगम के रिगार्डिंग, किनके द्वारा? बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हैं थ्योरिस्ट के द्वारा। पहले आते हैं वुडवर्थ के अनुसार, सीखना विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना क्या है? एक विकास। किसी व्यक्ति का विकास तभी होता है जबकि वो कुछ सीखता है। फिर आता है बीएफ स्किनर के अनुसार, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? किसी के व्यवहार में आप कह सकते हैं परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया है। जेपी गिलफर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है, आपने कोई एक्शन किया, आपने कोई चीज़ करी जिसके आधार पर आपको अनुभव मिला और उसी अनुभव के आधार पर आपके क्या आया? आपके अंदर परिवर्तन आ गया। फिर आता है कॉल्विन के अनुसार, पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। फिर आता है सीखने के विभिन्न दृष्टिकोण। अब सीखने के विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए अलग अलग थ्योरिस्ट के द्वारा, जिन्होंने थ्योरी प्रस्तुत की थी। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। सीखने के अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के से परिभाषित किया गया है। सीखने की सबसे प्रारंभिक व्याख्या अरस्तु द्वारा की गई, दार्शनिक। ठीक है, अरस्तु दार्शनिक द्वारा की गई। उन्होंने पूर्व ज्ञान को बहुत महत्व दिया। मतलब अरस्तु ने बताया कि आपने जो चीज़ पहले ही सीख ली है वो क्या है? आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम केवल तब ही कुछ सीख सकते हैं जब हमें पहले से किसी चीज़ का ज्ञान हो। अरस्तु ने कहा कि हम चीज़ को एक साथ याद कर सकते हैं जब या तो वो हमारे सामने हो या वो हमसे विपरीत हो। ठीक है, अरस्तु ने बताया जो चीज़ आप ऑलरेडी सीख चुके हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो आपको टाइम लगेगा कुछ सीखने में। बट अगर आपने कुछ सीख रखा है थोड़ा बहुत और आप दूसरी चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होगी अपने अनुभव के आधार पर।
फिर आते हैं दृष्टिकोण। कौन कौन से दृष्टिकोण है? पहला दृष्टिकोण सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी के अनुसार पर्यावरण से प्राप्त उत्तेजना और व्यक्ति की अवलोकन योग्य प्रतिक्रिया के बीच संबंधों का कारण पता लगाना है। ठीक है, तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण का क्या काम है कि व्यक्ति और उसकी उत्तेजना के बीच में क्या पता लगाना है? योग्य प्रतिक्रिया, कौन सी प्रतिक्रिया होती है उसका पता लगाना है। अब बताया गया यहाँ पे आप कह सकते हैं एक प्रयोग किया गया, उस प्रयोग के आधार पर आपको बताया गया। तो ये प्रयोग काफ़ी देख सकते हैं आप। मैं सिंपली बता देता हूँ कि एक कुत्ते को क्या किया गया, कुत्ते को एक पिंजरे में रखा गया, ठीक है, और कुत्ते को एक अनुभव दिया गया कि पहले उसको घंटी बजाते थे, ठीक है, तो कुत्ता उत्तेजित हो जाता था, मतलब वो खड़ा हो जाता था। बट अब इस प्रयोग में देखा गया कि जब घंटी बजाएंगे तो क्या कुत्ता लार टपकाएगा या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उद्दीपक का मतलब उत्तेजना से है। तो पहले क्या था, एक घंटी थी उसकी उद्दीपक, उसकी उत्तेजना एक घंटी थी। जब उन्होंने घंटी बजानी शुरू की तो कुत्ते ने लार नहीं टपकाई। यह घंटी की आवाज़ उद्दीपक है उसके लिए। फिर उस कुत्ते को खाना खिलाया गया जिसकी प्रतिक्रिया कुत्ते की लार टपकना था। ठीक है, घंटी बजाने के बाद क्या किया गया, कुत्ते को खाना खिलाया गया। अब खाना खिलाया तो कुत्ते की लार टपकी। अब भोजन के बाद फिर से एक बार घंटी बजाई गई और इस बार कुत्ते को अनुभव मिल गया था कि घंटी बजने के बाद मेरे को भोजन मिलेगा। कुत्ते को पता था कि घंटी बजाई जाएगी पहले, फिर मेरे को भोजन दिया जाएगा, और जिसके आधार पर उसने क्या करा, लार टपकाना शुरू कर दिया। इस प्रयोग से आप समझ सकते हैं कि कुत्ते की मानसिकता में बदलाव आया और उसे पता चल गया था कि घंटी के बाद भोजन दिया जाएगा, इसीलिए कुत्ते ने अपनी लार टपकाना क्या करा, शुरू कर दिया। सापेक्ष में बात करें व्यवहारवादी विचार के अनुसार क्या होते हैं, तो पहला है ज्ञान एक निश्चित इकाई है जिसके लिए उद्दीपक बाहर से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ज्ञान को अर्जित करना या फिर ज्ञान को आप कह सकते हैं गेन करना, नॉलेज को गेन करना क्या है, एक इकाई है, यूनिट है, और उसको आप कह सकते हैं गेन करने के लिए आपको एक उत्तेजना चाहिए होती है जो कि आप बाहर से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कुत्ते के उसमें जो उसका उद्दीपक है वो एक घंटी है। फिर आता है सेकंड पॉइंट, सीखने का अभिप्राय केवल तथ्य, कौशल और अवधारणाओं का अर्जन करना है। ठीक है, कुछ सीखना मतलब हम एक स्किल प्राप्त कर रहे हैं, हम काफ़ी सारे फैक्ट्स को गेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, बस। कुछ तीसरा पॉइंट है, शिक्षण से तात्पर्य इन्हीं तथ्यों, कौशल एवं धारणाओं को हस्तांतरित करना है। शिक्षण मतलब एक शिक्षक के द्वारा दिया गया ज्ञान। ठीक है, तो शिक्षण का क्या तात्पर्य, कई सारे तथ्यों, फैक्ट्स को और स्किल्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाना। चौथा पॉइंट आता है, शिक्षार्थी ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता है। मतलब एक स्टूडेंट क्या है, वो एक प्राप्त करता है, वो सिर्फ ज्ञान को गेन करता है। वह शिक्षकों द्वारा दिए गए ज्ञान को सक्रिय श्रोता एवं दिखाई गई दिशा के अनुयायी है। मतलब एक टीचर ने एक स्टूडेंट को जो भी नॉलेज दी वही उसके लिए बिल्कुल सही है। फिर आता है शिक्षक एक पर्यवेक्षक, मतलब शिक्षक एक पर्यवेक्षक है या प्रबंधक है, प्रबंधक की भूमिका निभाता है, जिसका काम क्या है, ज्ञान मतलब नॉलेज को कई लोगों तक पहुंचाना और उस गलत नॉलेज को सही करना। छठा पॉइंट, सीखने के व्यवहार वाले दृष्टिकोण में साथियों की भूमिका का आकलन नहीं किया जाता। ठीक है, सीखने वाले दृष्टिकोण में आप कह सकते हैं कि साथियों का अवलोकन नहीं किया जाता। मतलब कि कितने सारे लोगों से आपने सीखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपने क्या सीखा इससे फर्क पड़ता है। फिर आता है सीखने का संज्ञानवादी दृष्टिकोण। मानसिक संरचना पर जोर दिया, इस वाले आप कह सकते हैं, इस वाले पॉइंट में क्या दिया गया, मानसिक संरचना पर जोर दिया गया जिसे व्यवहारवादी ने पूरी तरह अनदेखा कर दिया था। ठीक है, पिछले अवधारणा में मानसिक संरचना पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, बट इसमें दिया गया। 1950 के दशक के अंत में ये वाली जो आप कह सकते हैं थ्योरी है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। यह सिद्धांत कंप्यूटर से प्रभावित है। संज्ञानवादी सिद्धांत कंप्यूटर से प्रभावित है, यह कंप्यूटर की तुलना में मानव मस्तिष्क से करता है। संज्ञानवादी जो दृष्टिकोण है वो कंप्यूटर और मानव के दिमाग को एक दूसरे से तुलना करता है। कंप्यूटर की तरह ही हम किसी भी सूचना के संसाधन हैं जो ज्ञान को अवशोषित करते हैं, उस पर संज्ञानात्मक कार्य करते हैं और इसे हमें स्मृति में रखते हैं। ठीक है, तो संज्ञानवादी दृष्टिकोण में क्या बताया गया, सिंपल सी बात बताई गई कि जो हमारा ब्रेन है वही कंप्यूटर का भी ब्रेन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तुलना की गई कि कंप्यूटर का ब्रेन भी आप कह सकते हैं डाटा लेता है और अपने अंदर रखता है, वही इस प्रकार हम भी काफ़ी सारी नॉलेज गेन करते हैं और हम उसे अपने अंदर रखते हैं। इस दृष्टिकोण में हम ज्ञान अर्जन करते हैं और
इस ज्ञान में परिवर्तन ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन का कारण बनता है। ठीक है, आपने कोई नॉलेज गेन करी, अब उस नॉलेज में क्या आया, चेंजेस आए, तो आपके भी परिवर्तन में चेंजेस आएगा। इसीलिए संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में व्याख्यान विधि महत्वपूर्ण मानी जाती है। अतः अगला पॉइंट कि क्योंकि यह शिक्षार्थियों को शिक्षक द्वारा दिया गया ज्ञान एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता मानती है। शिक्षक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, असफल होने और गहराई से सोचने का अवसर देते हैं। ठीक है, एक टीचर के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन या फिर टीचर के द्वारा दी गई नॉलेज जो टीचर हमें देता है, ठीक है, स्टूडेंट्स उन्हें गेन करते हैं। बट टीचर का भी ये भी काम बनता है या फिर फर्ज बनता है कि वो एक छात्र को प्रश्न पूछे उनसे, ठीक है, असफल होने पे उसको गहराई बताए और उसको सोचने पे मजबूर करे कि आप इस टॉपिक्स के ऊपर भी सोचिए। अब सापेक्ष में बात करें, मेन पॉइंट्स में आखिर क्या होता है, तो वो ये है कि पहला पॉइंट आता है आपका ज्ञान। ज्ञान निश्चित है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें बाहरी उद्दीपक मतलब बाहर से उत्तेजना को लाना होता है की आवश्यकता होती है। परंतु जब हम जानकारी को संशोधित करते हैं तो हमारे पूर्व ज्ञान इससे प्रभावित होता है। ठीक है, आपने कोई नई नॉलेज गेन करी तो जो आपकी पुरानी आपके दिमाग में जो चीज़ें फीड हैं वो ऑलरेडी वो चीज़ क्या होंगी, वो कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित होंगी। सेकेंड पॉइंट आता है सीखना तथा कौशल, अवधारणा और रणनीति की अड़चन है। ठीक है, सीखना क्या है, सीखना और कौशल मतलब जो स्किल्स हैं और कुछ सीख रहा, अवधारणा और रणनीति, अवधारणा रणनीति और अड़चन है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें रणनीति के प्रभाव का अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ सीखने के लिए आपको टेक्निक्स की जरूरत होती है और वो टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है शिक्षक ज्ञान का हस्तांतरण करता है। एक टीचर क्या करता है, नॉलेज को एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट तक भेजता है। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों को अधिक सटीक और पूर्ण ज्ञान की ओर ले जाना है। ठीक है, शिक्षक का क्या उद्देश्य है कि सही ज्ञान दिया जाए और सटीक ज्ञान दिया जाए। चौथा पॉइंट, शिक्षार्थी सूचना के सक्रिय संसाधन, रणनीति निर्माता और उपयोग करता है, वही सूचना के आयोजक और पुनर्गठित करता है। ठीक है, एक स्टूडेंट क्या करेगा, काफ़ी सारी नॉलेज गेन करेगा, अपने हिसाब से उसे मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, इनके नोट्स आपको हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एक बार आप जरूर चेक करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सीखने का संरचनावादी दृष्टिकोण, ये जो 3 दृष्टिकोण है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन 3 दृष्टिकोण के रिगार्डिंग आपको हर पॉइंट पता होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए कि 3 दृष्टिकोण में क्या बताया गया है। तीसरा दृष्टिकोण जो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के बाद संरचनावाद का भी निर्माण हुआ। 1970 में यह आया और 1980 के दशक में काफ़ी ज़्यादा सामने दिखा। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षार्थी ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं बल्कि वह सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस वाले सिद्धांत में क्या बताया गया, संरचना का मतलब संरचना, ज्ञान को बनाया जा रहा है। एक स्टूडेंट ज्ञान या फिर नॉलेज प्राप्त ही नहीं करता, मतलब कि वो नॉलेज को बनाता भी है। जीन पियाजे और विगेस्की इस विचारधारा पर महत्वपूर्ण सिद्धांतकार थे। ठीक है, संरचनावादी सिद्धांतकार थे जीन पियाजे और विगेस्की, जो सीखने की संरचना प्रकृति का समर्थन करते थे, जो कि किसका आप कह सकते हैं पक्ष में थे, संरचनावाद प्रकृति का पक्ष में थे। पियाजे का मुख्य रूप से सरोकार किसी व्यक्ति को ज्ञान, विश्वास, स्वयं धारणा और असीमता से इस बात पर जोर देते थे कि एक व्यक्ति किस प्रकार ज्ञान और विश्वास की धारणा के आधार पर सीखता है। ठीक है, तो जीन पियाजे बताते हैं कि एक व्यक्ति खुद में खुद सीख सकता है अगर उसके अंदर जोश हो तो। वहीं दूसरी तरफ वेगेस्की बताते हैं कि सामाजिक अंतरक्रिया एवं सांस्कृतिक है जो किसी व्यक्ति को कुछ सीखने एवं व्यक्तिगत विकास के आकार देने में मदद करती है। ठीक है, वेगेस्की बताते हैं कि हमारे आसपास का समाज, हमारा वातावरण ही किसी व्यक्ति को कुछ सीखने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय सिद्धांत है जिसे एल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो एल्बर्ट बंडूरा ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। एल्बर्ट बंडूरा, यहाँ पे बंडूरा आएगा। एल्बर्ट बंडूरा ने दोनों ढांचों संज्ञानवाद एवं व्यवहारिक के साथ काम किया। संरचना, ठीक है, संज्ञानवाद कह सकते हैं आप और व्यवहारिक वाद भी कह सकते हैं। तो इन दो के ऊपर उन्होंने काम करा। उन्होंने सामाजिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया और इस बात पर जोर दिया कि हम दूसरों के अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं। अब एल्बर्ट बंडूरा हमें सिंपल सी बात बताते हैं कि हम किस प्रकार सीखते हैं। हम सीखते हैं अपने आसपास के लोगों के द्वारा लिए गए एक्सपीरियंस के द्वारा। जैसे कि
आप अगर अपने घर में देखें तो आपके पिता ने जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसी के बेसिस पे आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। वहीं आपके समाज में आप जिन लोगों ने ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है ना, उनके साथ अगर आप रहेंगे तो आपकी सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। विज्ञान और अर्जन एवं उस ज्ञान के आधार पर अवलोकन करने लायक उन्हें प्रदर्शन के बीच अंतर करते हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक जो ज्ञान है और उसका अर्जन एक स्थान पर वो क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं एक दूसरे के बीच में। सीखने के 4 चरण बताए गए हैं यहाँ पे। किसी चीज़ को सीखने के सिंपल से 4 चरण बताए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला चरण है ध्यान देने की प्रक्रिया। यह प्रभावी ढंग से सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना होगा। अगर आपको गणित सीखनी है तो आपको गणित पे फोकस करना होगा। फिर आता है अवरोधन की प्रक्रिया। यह सूचनाओं को संग्रहित करना, बाद में इसे याद करने की क्षमता है, ठीक है। अवरोधन का मतलब क्या है कि आपने काफ़ी सारी नॉलेज को गेन किया, आसपास से इकट्ठा किया और बाद में उसे याद किया। पुनर्रचना प्रक्रिया, इसमें सीखे हुए व्यवहार का अभ्यास करना, ठीक है। जिस चीज़ को आपने सीखा है उस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप उसे भूल जाएंगे। इसीलिए प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चौथा बात आता है प्रेरणा, मतलब किसी के द्वारा दी गई हमें मोटिवेशन। मॉडल के व्यवहार के अनुसरण करने की प्रेरणा पुनर्बलन एवं दंड पर निर्भर करती है, ठीक है। हमें प्रेरणा मिलती है किस व्यक्ति के द्वारा। जैसे कि सपोज करिए एक व्यक्ति ने गणित में कोई सवाल गलत किया, मतलब कि उसने वो गलती करी, तो वो गलती आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है, ठीक है, कि उसने गलती करी है, पहला। दूसरा, उसको क्या दंड मिला है, उसके दंड के आधार पर भी आप निर्णय लेंगे कि क्या आपको सही करना चाहिए या गलत करना चाहिए। फिर आता है सीखना कैसे होता है, ठीक है, सीखना कैसा होता है या फिर किस प्रकार सीखते हैं। तो निम्नलिखित एक सूची दी गई है जिसके आधार पर सिद्धांत बताएंगे हैं, और ये सूची व्यापक रूप से नहीं है परंतु इसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अवधारणाओं को समझने में मदद करती है, ठीक है। तो एक सूची दी गई है जिसके आधार पर आप कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं। तो देखते हैं पहले वो क्या है। पहला आता है जिज्ञासा। किसी चीज़ को सीखने की क्यूरियोसिटी, आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए। लोग तब सीखते हैं जब वह किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं या वह स्वभाव से उत्सुक होते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति जिसको कुछ सीखने का जज्बा है वही कुछ सीख सकता है। दूसरा, सम्मान। जब लोगों के सामने सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है तो वह पूरी तरह से शामिल होकर प्रभावी ढंग से सीखते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं तो वो अच्छे से सीखने की कोशिश करता है। पूर्व अनुभव, मतलब पिछला एक्सपीरियंस। सीखना एकदम व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, इसे पुराने अनुभव के साथ जोड़ा जाना चाहिए। पिछले नकारात्मक अनुभव सीखने की प्रक्रिया को अवरुद्ध करते हैं, ठीक है। तो आपका पिछला जो अनुभव है उसके आधार पर आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है फीडबैक। फीडबैक आपको पता ही है, आपने कोई काम किया और कुछ लोगों के द्वारा दिया गया फीडबैक। फीडबैक सीखने में बहुत मदद करता है। यह हमें जानने में मदद करता है कि हम कितने अच्छा कर रहे हैं या हम कितना गलती कर रहे हैं। वातावरण, मतलब आपके आसपास का एनवायरनमेंट किस प्रकार का है। अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं या फिर काम कर रहे हैं जहाँ पे हर कोई व्यक्ति सीख रहा है तो आप भी सीखेंगे। बट अगर आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हर कोई व्यक्ति आलसी है, कुछ सीखना नहीं चाहता, तो आप भी यही करेंगे। और आरामदायक और सकारात्मक वातावरण सीखने में बेहतर मदद करता है। छठा पॉइंट, अंतःक्रिया। साथियों, सहायक एवं अन्य के साथ संप्रेषण एवं बातचीत सीखने में महत्वपूर्ण करता है, ठीक है। अंतःक्रिया, कई लोगों के साथ बात करने से आप कई नई चीज़ें सीखते हैं। पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास कल्पना एवं पुनरावृत्ति सीखने में महत्वपूर्ण मदद करता है, ठीक है। आपने जो पिछली चीज़ें सीखी हैं उसका अभ्यास करते रहिए, आप नई चीज़ें अपने आप सीखेंगे और पुरानी भूलेंगे भी नहीं। तत्काल पुरस्कार, आपने कुछ सीखा और आपको पुरस्कार दिया गया। उदाहरण के लिए, पुरस्कार किसी व्यक्ति को सीखने में बहुत मदद करता है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है पुरस्कार के द्वारा, जिससे वह और अच्छा सीखता है। नौवां, विचारात्मक चिंतन। सीखी हुई चीज़ के बारे में बार बार सोचने से उसे याद रखने में मदद होती है और यह सीखने में काफ़ी ज़्यादा सहायक है। 10वां पॉइंट, सीखने में विविधता। सिंपल सी बात है, आप इस पॉइंट को पढ़ के ही समझ गए होंगे कि सीखने में विविधता मतलब आपको एक काम को सीखने के बजाय समय समय पे अलग अलग काम सीखने चाहिए, ठीक है। सपोज करिए आप एक ही काम पिछले 1 साल से कर रहे हैं, तो आप अगर सेम काम कर रहे हैं तो आप बोर हो जाएंगे, आपका मन भर जाएगा उस काम को करते करते। बट अगर आप वहीं साल में एक काम 6 महीने और एक काम 6 महीने करते हैं तो आपकी क्या बनी रहेगी, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा
और आपका इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ सीखने में। सीखना एवं आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन इन दिनों व्यापक रूप से आप कह सकते हैं चर्चा में आ रहा है। आलोचनात्मक चिंतन शब्द को परिभाषित किया है। आलोचनात्मक विचारकों की विशेषताएं। एक आलोचनात्मक विचारक बनने में समय, अभ्यास और धैर्य लगता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आलोचनात्मक चिंतन को परिभाषित किया गया है। किसी चीज़ का आलोचनात्मक चिंतन करना, बहुत अच्छी तरह से आप कहते हैं एनालाइज करना, और उसकी क्या क्या विशेषताएं, जो विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप विशेषताओं पर अधिक ध्यान दीजिए। पहला है, एक आलोचनात्मक विचारक या चिंतक बनने के लिए आपको क्या चाहिए? समय, अभ्यास और धैर्य होना चाहिए। एक आलोचनात्मक विचारक में आमतौर पर यह गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? पहला आता है, एक आलोचनात्मक विचारक प्रश्न उठाता है। ठीक है, प्रश्न उठाता है, हर किसी टॉपिक से वो प्रश्न उठाएगा और किसी भी समस्या को बहुत स्पष्ट और सटीक रूप से तैयार करता है। अगला पॉइंट आता है, प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करता है। प्रासंगिक जानकारी का मतलब ऐसी जानकारी जो कि आप कह सकते हैं सही है। अमूर्त विचारों का प्रयोग करके वह उसकी व्याख्या करता है और स्मूति समाधान प्राप्त करता है। वो एक आप कह सकते हैं कि जानकारी जो है काफ़ी सारी आसपास की डिटेल्स को एकत्रित करेगा किसी परेशानी की, और उसके बाद उसका समाधान ढूंढेगा। तीसरा पॉइंट आता है, किसी भी समस्या पर उसके संदर्भ में चिंतन एवं विचार करता है। वो हर किसी समस्या पर चिंतन करेगा और विचार करेगा। विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए कौशल का प्रयोग करता है। स्किल्स का प्रयोग करता है विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए। पांचवा पॉइंट, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना। एक जो विचारक है, ठीक है, आलोचनात्मक विचारक, वो हर किसी व्यक्ति के साथ अच्छे से बात करेगा और समाधान खोजने के लिए रणनीति बनाता है। समस्याओं के नवीन समाधान भी खोजता है। वह क्या करेगा? कोई समस्या आई है तो समस्या का नया समाधान खोजता रहेगा। अगला टॉपिक आता है सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया। सृजनात्मक चिंतन की क्या प्रक्रिया है? ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक ग्राहम बॉल्स ने 1920 में अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ थॉट में सृजनात्मक प्रक्रिया के सिद्धांत को रेखांकित किया है। वह सिद्धांत 4 चरणों को बताता है। वह 4 कौन कौन से चरण है? पहला, तैयारी। शिक्षार्थी समस्या को पहचान करते हैं तथा अधिक जानकारी और सामग्री एकत्रित करते हैं जो उन्हें समाधान खोजने में आवश्यक करती है। मतलब तैयारी का मतलब कि किसी आप कह सकते हैं इशू या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको उस प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब आपका अगला पॉइंट आता है इंक्यूबेशन। इस अवधि के दौरान, ठीक है, जब आपने काफ़ी सारी नॉलेज गेन कर ली, डिटेल्स पता कर ली, तो प्रथम चरण में एकत्र हुई जानकारी के आधार पर समाधान करने का प्रयास किया जाता है। हमारा मस्तिष्क अचेतन रूप से विविध विचारों के साथ लेकर नए तरीकों से समस्या का समाधान करने में शामिल हो जाता है। ठीक है, जब आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, तो आपका दिमाग क्या होता है, कई सारे थॉट्स, अलग अलग थॉट्स को लाता है कि इस तरह से सॉल्व कर लें, उस तरह से सॉल्व कर लें, अलग अलग तरह से सॉल्व करता है। बट जब आपको एक सही पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, जब आपको क्या मिल जाता है, प्रदीपित, और अचानक चेतना से आपका जो दिमाग है वो अचेतना से चेतन में आ जाता है। जब इस बातें स्पष्ट हो जाती हैं, अचानक से मिली इस समाधान को ही प्रदीपित का नाम दिया गया है। फिर आता है सत्यापन। जब आपने कंप्लीट कर ली तो आपको क्या चेक करना है कि आपका जो दिया गया वो सही है या नहीं। समाधान मिल चुका है, यह सत्यापित करने आवश्यक है कि समाधान सही है या नहीं। यदि समाधान सही नहीं लगता तो विचारक पहले चरण पर वापस चला जाता है। ठीक है, आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, प्रॉब्लम का आंसर ढूंढ लिया, अब आपको चेक करना है। अगर आपका सॉल्यूशन सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, बट अगर आपका सॉल्यूशन गलत है तो आप पहले चरण पर वापसी जाएंगे, जो कि है तैयारी करना। मतलब जितनी भी डिटेल्स हैं उन्हें दोबारा से एकत्रित करना। ठीक है, तो ये जो है ये था आपका पहला यूनिट। मेरे से जितना हो सके उतने अच्छे से मैंने कवर कराने की कोशिश करी है, बट अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जितने चाहे उतने आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, दूसरा ये जितने भी नोट्स हैं ये आपको नोट्स बनाए गए हैं स्टडी मटेरियल को पढ़ के और इंटरनेट पे सारे टॉपिक्स को सर्च आउट करके। तो आप एक बार जरूर जाइए और हमारे वेबसाइट पे भी इस नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और साथ में हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ पे हर वीडियो का जो आप कह सकते हैं लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी नोट्स हैं उनके भी लिंक्स आपको दिए जाएंगे, तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी वहाँ पे।
और आपके 4th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑफलाइन होने वाले हैं, तो प्लीज़ बहुत अच्छे से स्टडी करिए, अदरवाइज़ आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।